औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट। आज के प्रोग्राम में वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट द बजट के ऊपर कहा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बातें हो रही हैं कि ये जो बजट है वो या तो स्टॉक मार्केट का है या रियल एस्टेट सेक्टर का है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द टॉपिक्स। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर हम बातचीत करेंगे बख्शी साहब से, जो कि चेयरमैन हैं आबाद के। मज़ीद हम बातचीत करेंगे रज़ा जाफ़री से, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। सो पहले सेगमेंट में हम बातचीत करते हैं बख्शी साहब से। बख्शी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, ओवरऑल ये बजट आपकी नज़र में कैसा रहा, और जो रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें थी इस बजट से वो किस हद तक पूरी हो सकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल तो बजट वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में हर साल बजट होता है, और कुछ नए टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ कमी की जाती है तो कहीं कुछ बढ़ाई जाती है। बट जनरली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बजट में मिलता नहीं है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हुई तो तीन चीजें अच्छी हुई हैं इस बजट में। एक तो इस्लामाबाद में जो स्टैम्प ड्यूटी 4% थी वो रिड्यूस करके 1% कर दी गई है। ये बहुत खुशाइन है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है कि FED को एबॉलिश कर दिया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट पाकिस्तान, ये भी बहुत खुशाइन है। तीसरा जो इन्होंने कहा है कि जो आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट को आप एक्सपेंस में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रोफेशनल लोग अपनी मॉर्गेज लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में अपने घर की पेमेंट करते हैं। तो ये तीन अच्छे पॉजिटिव इकदाम हैं। चौथा, इन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफर पे कॉस्ट कम कर दी है। 236 के एक टैक्स था जो फर्स्ट करें 3% था, वो हमने 1.5% कर दिया। पर इसका एक्चुअल हकीकत ये है कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी दो फाइलर्स के दरमियान, तो मिसालन उस पर 6% टैक्स था, जो दोनों 3% सेलर देता था, 3% बायर देता था। अब उन्होंने क्या किया है कि बायर पे 1.5% कर दिया है, सेलर पे 4.5% कर दिया है। यानी इम्पैक्ट वही 6% रहेगा। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट कम डाउन विद दिस, वो जो इन्होंने चेंज किया है। एक जो मेरे हिसाब से अलार्मिंग बात है, और वो हम सब ने टेकअप करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको हर फोरम पे टेकअप भी करूंगा, मे इट बी प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल, इज दैट के इन्होंने एक प्राइस के ऊपर की प्रॉपर्टी लेने पे पाबंदी लगा दी कि वो सिर्फ फाइलर खरीद सकता है। अच्छा, फाइलर में भी फिर उन्होंने एक वो क्रिएट कर दिए कि एलिजिबल फाइलर। व्हाट इज दैट? एलिजिबल फाइलर से फिर हमारा सवाल है कि व्हाट इज दैट। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एलिजिबल फाइलर का सवाल जवाब ये है कि अ पर्सन who has required resources, तो वो हमने पूछा वो कैसे डिटरमाइन होगी। तो उन्होंने कहा कि वो डिटरमाइन होने का ये तरीका है कि आपके पास कैश और कैशेबल्स होने चाहिए। तो हमने पूछा वो कहाँ देखेंगे हम। तो उन्होंने कहा वो आपके वेल्थ स्टेटमेंट में पिछले साल के रिटर्न के साथ होना चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि होगा ये कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने जाएंगे अपने नाम पे, तो आपको FBR से एक NOC लेनी पड़ेगी। वो NOC जब मिलेगी कि आप खरीद सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप खरीदेंगे और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो जमीन है या प्रॉपर्टी, मकान है, फ्लैट है, ये तो कोई लग्जरी नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल राइट है which has been guaranteed by Constitution of Pakistan. So क्या are we planning to go against the Constitution of Pakistan or what? So they had no answer.
So what I'm trying to say is that by introducing such laws, they are ensuring or they are supporting the Pakistani investment, Pakistani money to go out of Pakistan and get it parked somewhere else. Yes. And my intention, my answer to them was कि आप फाइलर या नॉन फाइलर सबको प्रॉपर्टी खरीदने दें, कोई रेट डिफरेंस नहीं रखें. जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है आप एक टैक्स लेते हैं 236C और के. आपके उस वक्त पास उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. आप उसको ऑटोमेटेड लेटर भेजें जैसे बैंक भेजता है कि शुक्रिया आपने हमारे साथ अकाउंट खोला. तो आप उसको बोलें कि शुक्रिया आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी खरीदी, प्लीज अपना इंटेल नंबर ले लें. अगर नहीं है तो 7 दिन में आप अप्लाई कर दें, नहीं तो ऑटोमेटिकली 8वें दिन हम आपको भेज देंगे. बिल्कुल सही. Please do not stop people from investing. Please do not stop Pakistanis from investing in Pakistan. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है. मजाक बना रहे हैं. हाँ, ये मतलब हमें समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सही होने जाती है, वक्त आता है कि चीजें बेहतर हो, तो कोई ऐसी चीज डाल दी जाती है जिसके नताइज नेगेटिव हों. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. जी प्लीज कंटिन्यू. ये FDR ने 4 महीने पहले भी डाला था. तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और दीगर लोगों से मिले थे और ये चीज डिफर हो गई थी. और प्राइम मिनिस्टर ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी स्टेप विच इज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. और ये कहीं ग्लोबली फॉलो भी नहीं हो रहा है. राइट. तो और ना ये IMF की कोई रिक्वायरमेंट है. तो देन व्हाई आर वी डूइंग सच थिंग्स? आई एम वेरी सरप्राइज्ड. इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह विल टेक इट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो उन्होंने हमसे वादा किया था उसको वो मद्देनजर रखते हुए इसको ये इससे हदफ करवाएंगे. अगरचे उनका ये कहना है कि ये हमसे पास करवा रहे हैं और इसको अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं. बट इनकॉर्पोरेट तो किसी दिन भी कर सकते हैं. सो वी आर अगेंस्ट इट. इसके अलावा जो अच्छी चीजें हुई मैंने आपसे शेयर की. मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छी चीजें करना करेंगे क्योंकि देखिए 72 allied industries are dependent on this business. 10 million Pakistanis are getting employment out of it. And there is a shortage of 12 million houses in Pakistan, which is a great opportunity and a great challenge as well. बख्शी साहब आप कितनी ज़बरदस्त और प्यारी बात कर रहे हैं, बट ये रिकॉन्साइल नहीं हो रही फाइनेंस मिनिस्टर की बात के साथ. उन्होंने कहा कि जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं, वो मुखालफत करते हैं कि जो मिनिमम वेज रेट है उसको 4-5 हज़ार रुपये से भी बढ़ाया जाए. सो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब क्रिएशन हो जाएगी एंड वी आर देयर टू प्ले अवर रोल. ये उससे मुताबिकत नहीं रख रही उस बात से जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमाते. देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म नहीं किया उसका एक रीज़न कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 3 साल से नहीं चल पा रही है. और 3 साल से ना चलने के उससे कोई और रीजन नहीं है. हेवी टैक्सेशन है और नेगेटिव परसेप्शन है कि इस इंडस्ट्री को मजीद दबाया जाएगा और टैक्सेस डाले जाएंगे. तो दिस इज नॉट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. जब आपके यहाँ $38 बिलियन का इंशाल्लाह ताला रेमिटेंस आएगा और 52% इस सेक्टर में इन्वेस्ट होना है जो हर साल होता है, तो आप उस इंडस्ट्री को यूं नहीं ट्रीट करेंगे. इसी तरह आप कराची की टोटल आबादी की 54% कच्ची आबादियों में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमने रेगुलेटेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को इतना मुश्किल, इतना महंगा बना दिया है कि वो अफोर्डेबिलिटी से निकल गया है. तो
अगर हम चाहते हैं कि ये 54% को बढ़ा के 65-70% कर दें कि लोग कच्ची आबादियों में ही रहें और तो वो एक अलग बात है। पर अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अच्छे मुल्क की तरह हमारे मुल्क के भी नौजवान अपना घर ओन करें और इज्जत से रहें, वेल्थ क्रिएशन करें, तो उसके लिए आपको फिर पॉलिसीज वैसी ही बनानी पड़ेंगी, रीजनली कंपेटिटिव बनानी पड़ेंगी। एक और अच्छी बात जो इन्होंने की है, हमसे कमिटमेंट किया है, आई थिंक करेंगे, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हम सब्सिडाइज लोन शुरू कर रहे हैं जैसे पिछले दौर में थे। राइट, सो दैट विल बी अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हमारा ये कहना था कि 10-20% डाउन पेमेंट लें, 80% उनसे रहते हुए लीजिए इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट उतनी हो जितना उस फ्लैट का किराया हो। दिस इज हाउ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड अ कॉमन मैन कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, वेल्थ इज क्रिएटेड, और वो आदमी अपने मुल्क से जुड़ता है कि यार मेरे पास एक अच्छा घर भी है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अच्छी चीजें चल रही हैं। ये हमें अब बेसिक नेसेसिटीज, घर एक नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। ये नेसेसिटीज हमने पूरी करनी पड़ेंगी। अंडरस्टूड। ये तो बिजनेस इतना मजेदार बिजनेस ऐसा भी है कि इसमें बनाने वाले मिस्त्री, मजदूर, इंजीनियर सब पाकिस्तानी हैं। बनवाने वाले सारे हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। जो मटेरियल लगता है, सीमेंट, सरिया, स्टील, ये सब पाकिस्तान का लगता है, पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में लगता है। खरीदार पाकिस्तानी है, जमीन पाकिस्तान की है। अच्छा, बल्कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो बाहर है वो इसके लिए पैसे भेजते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब अगर ये एक बिजनेस मुनासिब नहीं होता कंट्री के इंटरेस्ट में, तो दुबई इससे नहीं बनता। आज सऊदी अरेबिया इसके लिए नहीं बुलाता लोगों को कि आओ अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ, पैसे हम लगा देते हैं। बिल्कुल सही। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी इस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करता अपने रिवाइवल के लिए, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि 12 मिलियन मकान का इतना बड़ा शॉर्टेज है कि अगर हम 36 घंटे भी हर आदमी काम करे ना हमारी इंडस्ट्री का, तो भी फारिग नहीं होगा। बट व्हाट यू नीड टू गिव इज पॉलिसीज। इस वक्त जो हमारी एलाइड इंडस्ट्री है वो 30 से 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही है। जब आप पॉलिसी सही कर देंगे तो 80% पे ये आ जाएगी और आपका 2 ट्रिलियन का एडिशनल टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। विदाउट आपको एक तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फौज नहीं क्रिएट करनी है, कोई कुछ भी नहीं। आपने एक पॉलिसी देके सिर्फ काम करने का मौका देना है लोगों को। बिल्कुल सही है। बख्शी साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ के ऊपर ज़रूर कमेंट करें। देखें, वी मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो वज़ीर ख़जाना है इनको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन टाइम एंड अगेन। वो एफ़र्ट करते हैं कि जो रूल बेस्ड डीलिंग है एफबीआर की वो ऑन हो जाए और पब्लिक डीलिंग के लिए इंसानों का सामना कम से कम हो जाए, इंटरेक्शन कम से कम हो जाए। बट समहाउ होता यह है कि एफबीआर में बैठे हुए दानिश्वर कोई ना कोई एसओपी क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपको विंडो पे जाके सामने कानून का सामना ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू नहीं करना पड़े, आपको किसी पर्सन के साथ ही डील करना पड़े। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। बट बारिंग दैट, ओवरऑल आपने खुद कहा कि ये बजट अच्छा है, तो इस साल में अवाम क्या तवक्कुआत रखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर में? यू सी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, ट्रैक्शन? बिकॉज जितना मैं देख रहा हूँ मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी मार्केट में बेहतरी है रियल इस्टेट सेक्टर में। देखिए, 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो मैंने जो पहले आपसे बात की उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारा गवर्नमेंट से एक बड़ा मुतालबा है कि हमें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की पॉलिसी दे दें। पॉलिसी बनाने में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें और उसको गारंटी कर दो लेजिस्लेशन से। क्योंकि आप जानते हैं ये इसमें बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल पॉलिसी चेंज हो। जो आपने कहा कि क्या कैसा देखते हैं अगला साल, मैं समझता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऑलरेडी मैं समझता हूँ अपना बॉटम आउट हो गया है। अब यहाँ से मजीद नीचे नहीं आ सकता, बेहतरी आएगी। इस साल कुछ बेहतरी आ जाएगी, अगले साल कुछ बेहतरी आएगी, फिर उससे अगले साल कुछ और बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि अब इससे ज्यादा क्या बॉटम आउट होगा? देखिए ना, 3 साल जो रहे हैं
वो बहुत डिफिकल्ट रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So if you want to give a message to the Prime Minister and our prayers are with you कि ये इस्लामाबाद ही में आपके मैटर सॉर्ट आउट हो जाएं, आपको पिंडी ना जाना पड़े। देखिए, अगर हमारे पास तो 2 ही जगह है, इस्लामाबाद, पिंडी, नहीं तो फिर सदर ट्रम्प के पास चले जाएंगे। ठीक। वो मैं देखता हूँ कि उनकी बात हमसे ज्यादा सुनी जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो वो कह देंगे तो शायद ये लोग मान जाएंगे। खैर, ये तो एक लाइटर नोट पे था। बात ये है कि देखिए, दिस इज नॉट फॉर आबाद, दिस इज नॉट फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दिस इज फॉर द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। Right. This is for the revival of 72 allied industries, जिसमें स्टील इज ऑन अ वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। सीमेंट की सेल डिक्लाइन हो रही है, एल्यूमिनियम की सेल डिक्लाइन हो रही है। सो इट इज नॉट अस, try to understand. It is not us, it is we are together in this ship now. Either we क्या कहते हैं, अगर either we sail और दूसरा लफ्ज क्या है वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। ये हमारे लिए नहीं है, दिस इवन प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स कि हमें ये चीजें, क्योंकि बहुत लोग इससे वो हैं, इस बिजनेस से अटैच हैं, फायदा उठाते हैं, काम करते हैं, आर पार्ट ऑफ इट। सो इसको चलाना, इसको हेल्पिंग हैंड देना, हैंड होल्डिंग करना गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग तो साइड पर बैठ जाएंगे। ठीक, मैं खुद एक प्लॉट दे दूंगा आर्मी के, लो तुम बना के मुझे मेरे पैसे दे दो। बख्शी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा जाफरी, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बजट को कैसा पाया एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार इनको कैसा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। रज़ा, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सानी साहब, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर टू बी हियर। वेलकम। आप इस बजट को कैसे देखते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको ये साल मार्केट के लिए कैसे नज़र आता है? जी सानी साहब, बहुत शुक्रिया सवाल का। बजट इन इन अ नटशेल मैं कहूँगा, अगर आप मार्केट की स्टैंड पॉइंट से बात करें तो इट्स अ मार्केट फ्रेंडली बजट। और ठीक है, हुकूमत के पास ऑब्वियसली रिसोर्सेस कम है और विगल रूम कम है, लेकिन थोड़ी बहुत थॉट प्रोसेस ज़रूर सामने आती है। एंड आई नो लोग कहेंगे कि जी बहुत मामूली सी रिलीफ दी गई है, बट इट इज़ रिलीफ नंदलेस। और जिस मोड़ पर है इकॉनमी, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी। जैसे सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है उनकी टैक्सेबल इनकम पे और उनके सैलरी स्लैब्स पे, या स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, 0.5 परसेंटेज पॉइंट कट हमने देखा है इन द सुपर टैक्स। तो है, तो ये अगेन छोटी चीज़ें, लेकिन आई थिंक डायरेक्शनली दीज आर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से कहानी शुरू होती है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो हमने अचीव करी है बड़ी मुश्किलों से पिछले 2 सालों में, तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के पास रूम होपफुली आगे बढ़ेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए, टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, और उस पे तकरीबन 0.5 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज टारगेट कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इन FY26। एफबीआर की टैक्स कलेक्शन 10.4% से 10.9% की तवक्को की जा रही है। और वो होगा कैसे? मजीद इन्फोर्समेंट मेजर्स लिए जाएंगे। जो टैक्स लोग नहीं फाइल करते, जो टैक्स इवेट करते हैं, उनके लिए सिवियर इम्पेडिमेंट्स इन प्लेस कर दिए गए हैं, वेदर इट इज परचेजिंग प्रॉपर्टी या कार्स या इवन व्हेन इट कम्स टू बैंक अकाउंट्स। तो ये चीज़ें अगर करामत साबित होती हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर होती है, तो अगले आने वाले सालों में फिर गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी गुंजाइश बढ़ जाएगी टू प्रोवाइड मोर रिलीफ टू द ओवर टैक्स्ड कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास जो ओवर टैक्स्ड है। और अगर अगेन रिसोर्सेज आती हैं तो फिर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो इन अ नटशेल आई थिंक एक डिसिप्लिन्ड बजट है, इसमें फिस्कल डिसिप्लिन पे काफ़ी जोर है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे जोर है। हम बहुत जल्दी एक फास्ट ग्रोथ की तरफ ना जा रहे हैं, ना जाना चाहते हैं।
क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है बड़ी फ्रीक्वेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई हैं, बहुत जल्दी स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। तो आई थिंक अभी द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इट स्लो एंड स्टडी। बट इन जनरल मार्केट भी यही चाह रही है कि जी इतने कोई क्विक एडवेंचर्स नहीं लिए जाएं। राइट। जो स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है, स्टेबिलिटी अचीव हुई है, उसको बरकरार रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आए। रज़ा तो मार्केट साहब, फ्रेंडली बजट। अलाउ मी टू इंटरप्ट, आप इसी बात को रिज्यूम कर दीजिएगा, बट व्हेन यू आर कमेंटिंग रीजन की सिचुएशन जो कि चेंज हो रही है बहुत तेज़ी से, इसको भी ज़रा जहन में रखते हुए नाज़रीन को बताइएगा कि आप आगे 4-6 महीने बाज़ार को कैसे देखते हैं। जी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसको हम देखते हैं। पाकिस्तान का इशू ये रहा है कि अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की मैंने बात करी, जो पिछले 15 साल में बड़े फ्रीक्वेंटली हुए हैं। तो हमारी स्टेबलाइजेशन ज़रूर हुई है, लेकिन बफर्स अभी भी वीक ही हैं। या तो इम्पोर्ट कवर अभी भी 2 महीने का है और इन्फ्लेशन हैज़ लुक्स लाइक कि उसका एक बेस इफेक्ट खत्म हो गया है, इट हैज़ टर्न्ड द कॉर्नर। या रिस्क फॉर पाकिस्तान ये होगी, एज एन ऑयल इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्री, हमारा तकरीबन 25 से 30% जो इंपोर्ट्स हैं वो खाम तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सूरत में चला जाता है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये तकरीबन 4% ऑफ 4% ऑफ जीडीपी है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में चला जाता है। तो एक तो अगर इन ये कीमतें एक सस्टेन्ड तौर पे बढ़ जाती हैं, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इसमें इन ऑयल प्राइसेस में आ जाता है, तो नेचुरली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। दैट कुड ये साल तो बहुत अच्छा गुजरा है, FY25 जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो एक सरप्लस आएगा। या बट शायद नेक्स्ट ईयर हम वापस डेफिसिट में चले जाएं। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी बजट में 7.5% की एक्सपेक्टेशन है। स्टेट बैंक 5 to 7% की रेंज देता है। लेकिन अगेन अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और उससे जुड़ी हुई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ तेजी से आ सकता है। तो अगेन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो शायद स्टेट बैंक थोड़ा कॉशन इख्तियार करे अगली कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में। बजट के लिहाज से एक और कंसर्न फिर ये आ जाएगी कि तकरीबन $400 मिलियन की हमने एक्सटर्नल बोरोइंग, वेदर इट इज यूरो बॉन्ड या पैंडा बॉन्ड, वो बजट की भी है। तकरीबन $3 बिलियन की कमर्शियल बैंक बोरोइंग बजट की भी है। या तो अगेन अगर ये रिस्क प्रीमियम, एक रीजनल रिस्क प्रीमियम या जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा नुमाया होता है, तो नेचुरली इन चीज़ों में मुश्किलात तो नहीं, लेकिन ये कि शायद थोड़ा हमें ज़्यादा रेट्स देने पड़े ऑन ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक शॉक की तरीके से आ सकती हैं। और पाकिस्तान के पास शॉक अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी पिछले 2 साल के मुकाबले में तो कदरे बेहतर है। या लेकिन अभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी इंपोर्ट कवर बहुत ज़्यादा है, या हम इन्फ्लेशन बहुत जल्दी बर्दाश्त कर लेंगे कि जी ऊपर आ गई तो कि आर वी रेडी फॉर दैट। ये तो अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसका भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली बजट और बजटरी एस्टिमेट्स पे आ सकता है। तो जो बैरूनी अदायगियाँ हैं उसके ऊपर तो आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं नज़र आता, क्योंकि जो रेमिटेंसेस हैं वो स्टेबल रहने जा रही हैं। बट हाउ अबाउट द इंटरनल डेट और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की कभी कभार शुरमाई की बातें होती हैं कि ये भी शायद कंसिडर किया जाए। हाउ डू यू लुक एट इंटरनल डेट? इंटरनल डेट तो देखें, आई थिंक डेट टू जीडीपी थोड़ा सा स्टेबलाइज ही हुआ है। या लाइक आई सेड कि जी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं, अगर हम टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे, अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा हाई रहेगा, तो हुकूमती खसारा डेफिनेटली फिर बोरोइंग से ही पूरा होगा। तो आई थिंक इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग लेस देन 4% फिस्कल डेफिसिट, और थोड़ा सा एम्बिशियस है शायद ये, लेकिन डेफिनेटली प्राइमरी साइड पे तो हमें सरप्लस पे रहना चाहिए। एम्बिशियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स कट बोथ वेज, राइट? तो ठीक है, उस पे इंटरेस्ट रेट से डोमेस्टिक डेट पेमेंट्स भी कम हो जाएंगी, लेकिन एसबीपी का प्रॉफिट्स जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे लास्ट ईयर, वो भी कम हो जाएंगे, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आता है हुकूमत की। तो दोनों चीज़ें शायद थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएं। बट सर्टनली पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर सिचुएशन है। 22% के इंटरेस्ट रेट्स थे इसी टाइम पे लास्ट ईयर, या और अब 11% पर हैं।
तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे भी नहीं जाते या यहीं ठहर जाते हैं या बहुत हल्के स्पीड से नीचे जाते हैं, तो भी आई थिंक इंटरेस्ट पेमेंट्स में काफ़ी रिडक्शन आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। राइट। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव। रज़ा साहब, अगर अगले साल में ट्रिगर्स की बात की जाए तो आपको कौन से ट्रिगर्स नज़र आते हैं, और जो सेक्टर्स हैं अगर किसी को आप रेकमेंड करना चाहें, एडवाइस करना चाहें, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कॉशियस अप्रोच लेने की आप बात करना चाहें, तो वो क्या होगी? जी, सर सब ट्रिगर्स तो देखें, अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें पिछले 2-3 साल का, और बजट जो अभी आया है वो भी उसी तार का सिलसिला कि पिछले 2-3 साल में हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे फोकस किया है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे या एक्सचेंज रेट डीवैल्यू हुआ था 2 से 3 साल पहले, ये सब था कि इकोनॉमी को एक कूल डाउन किया जाए, उसको कंट्रोल में लाया जाए, आईएमएफ प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की जाए, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। आई थिंक वो अचीव हो गया है। एंड अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि नेचुरली अभी जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, डेफिनेटली उसका भी एक बहुत बड़ा रोल और अहम रोल होगा। लेकिन लेट अस अज्यूम कि उससे इतनी कोई डिसरप्शन नहीं होती है, और चीज़ें वैसे ही चलती हैं, तब भी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ आना, आई थिंक दैट इज द ट्रिगर। और इसको किस तरीके से हम करते हैं, तो हिस्टोरिकली हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं, एंड आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू नाउ वॉक द टॉक। अभी तक जो 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 सारी अचीवमेंट्स हुई हैं पिछली 2-2.5 सालों की, एंड अगेन आई नो कि गवर्नमेंट को तो शायद अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है पावर में आए हुए, तो टाइम राइट। तो इनके पास है। लेकिन अभी तक इन्होंने और बहुत अच्छा दे हैव डन अ गुड जॉब स्टेबलाइजेशन के हवाले या से, लेकिन अब इनको रिफॉर्म्स कर रहे हैं। दे हैव टू डू प्राइवेटाइजेशन, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर मी। या सर्कुलर डेट रिफॉर्म्स मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर होगा। या मेरे लिए टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना, टैक्स बेस को बढ़ाना, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर, बिकॉज देन आई विल बी श्योर कि जो चीज़ें ये कह रहे हैं ये वाकई एक्शंस में ट्रांसलेट हो रही हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ें करना ज़रूरी है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, इन्फ्लेशन को काबू कर लेना, एक्सचेंज रेट को सँभाल लेना, ये पिछली साइकिल्स में भी हमने देखा है। राइट। राइट। पाकिस्तान जब क्राइसिस से गुज़रा है तो डेफ़िनेटली इनेविटेबली स्टेबलाइज़ भी हुआ है उसके या बाद। या लेकिन स्टेबलाइज़ेशन से ग्रोथ की तरफ का जो एक सिलसिला है वो हम नहीं तय कर पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो रिफ़ॉर्म्स नहीं हुए हैं इकोनॉमी में बहुत अरसे से, लास्ट प्राइवेटाइज़ेशन कब हुई है, या एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा सर्कुलर डेट से हम निजात पा लें, राइट। या टैक्स टू जीडीपी फाइनली थोड़ा सा एक इंक्रीज तो दिखाए, एक मॉडरेट इंक्रीज। ये चीज़ें आई थिंक फॉर मी वुड बी ट्रिगर्स, बिकॉज उसके बाद मैं फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि ये जो इकोनॉमिक साइकिल है इसमें थोड़ी लॉन्जेविटी है, और राइट। ये कहानी ये सिर्फ 1-2 साल की नहीं है। देन वी आर टॉकिंग मल्टीपल ईयर्स, जिसमें इकोनॉमी स्टेबल रहे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ आए, तो डेफिनेटली फिर एक नई शक्ल से इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वो हो नहीं पाया है पिछले 15 सालों में, बट आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक के जो अभी मज़ीद वेदर इट्स द पॉलिटिकल सिचुएशन, वेदर इट्स द इकोनॉमी, या वेदर इट्स द डिसिप्लिन ऑन द इकोनॉमी, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। सो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। रज़ा, वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि जो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें और नाज़रीन को गाइड कर सकें कि इफ़ वन हैज़ टू टेक अ पोजीशन फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म, उसको किन सेक्टर्स की तरफ देखना है। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में रज़ा ने हमें बताया कि इकनॉमिक सिचुएशन अब उस पोजीशन पर है कि जहां डिफ़ॉल्ट की बातें नहीं होती, स्टेबलाइजेशन की बातें बहरहाल ज़ोर पकड़ रही हैं, और देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना कामयाब रहती है रिफॉर्म्स की तरफ जाने में। बिकॉज़ आप रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, सब जगह के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हैं। रज़ा इज़ ऑफ द ओपिनियन कि गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स करती हुई सिर्फ नज़र भी आ जाए तो इकोनॉमिस्ट विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू जिसको वो वोट दे सकें, कंसिडर कर सकें कि यस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका रोड मैप नज़र आ रहा है। बट इस वक्त वी विल ट्राई एंड कवर
कि इस साल में वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पे इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अकील भाई ने हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में कहा कि देखें सिर्फ सर्कुलर डेट जो है उससे रिलेटेड पॉलिसी और डिसीशंस ने बाज़ार में कोई 40-45 हज़ार पॉइंट बढ़ाए हैं। SSGC है, SNGP है, PPL है, OGDC है। इसके बारे में आज भी ये कहा जाता है कि ये 4 स्टॉक्स जो हैं वो कोई 30 से 35 हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो पुल कर सकते हैं। तो वी हैव टू सी कि ये कितना जल्दी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो बैंकों ने 2.7 ट्रिलियन के बिल्स वगैरह लेने हैं और इस डेट को परमानेंटली किसी हद तक रिजॉल्व करना है, वो कब मटेरियलाइज हो रहा है। सो रज़ा, ओवर टू यू। कोई 6 से 8 महीने के ट्रिगर्स आपकी नज़र में हो वो भी बताएं, और लोगों को प्लीज़, हमारे नाज़रीन को एडवाइस भी करें कि उनकी मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी इस साल के लिए क्या होनी चाहिए। जी साहिब साहब, बिल्कुल सर्कुलर डेट आप ठीक फरमा रहे हैं। आई थिंक पावर सेक्टर सर्कुलर डेट का जहाँ तक ताल्लुक है उस पे तो वो बजट भी ट्रिटेड भी है, IMF की अप्रूवल भी है। एंड आई थिंक मेरी तो तवक्को होगी प्रॉब्ली फिस्कल ईयर के एंड से, आई थिंक जून के महीने में ही शायद ये रेजोल्यूशन हो जाए। आई थिंक बैंक से भी एग्रीमेंट हो गई है। तो पावर सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है वो दो किस्म की सर्कुलर डेट्स हैं। आई मीन ऑब्वियसली पावर सेक्टर या सर्कुलर डेट एंड गैस सेक्टर कैसे? सर्कुलर डेट। पावर सेक्टर सर्कुलर डेट अगेन 2.4 2.5 ट्रिलियन उसका उसकी मिकदार है, और वो तो आई थिंक रिजॉल्व होने जा रही यस, है। उसकी सक्सेसफुल रेजोल्यूशन। सेटलमेंट के बाद आई वुड एक्सपेक्ट के गवर्नमेंट अटेंशन अपनी गैस सर्कुलर डेट की तरफ लेके जाएगी, और उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, उसका तखमीना लगाना, और उसका फिर जब ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो उसके लिए आई थिंक एक कमेटी भी बना दी गई है। या तो वो उसके बाद एक प्लान सामने आएगा। और क्योंकि ये पावर सेक्टर सर्कुलर डेट ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हम कर चुके होंगे कि जी ये सेटल हुआ है, तो आई थिंक फिर एक गैस सर्कुलर डेट प्लान बनाना होपफुली फिर आसान इतनी होगा। देर नहीं लेगा। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग ट्रिगर। एक ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का भी हो सकता था। अगेन मंडे या 16 जून को मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आई थिंक सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, या लेकिन आई थिंक जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर आई हैं और सिचुएशन इवॉल्व करी है, तो शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ना करे। या लेकिन आगे जाते हुए अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल डाउन करती है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत और गुंजाइश हो। तो दैट कुड आल्सो बी अ ट्रिगर फॉर द स्टॉक मार्केट। जहाँ तक सेक्टर्स की आपने बात करी या आउटलुक तो देखें, वी आर पॉजिटिव इन द सेंस के अभी भी तकरीबन 17 या 18% हम डिस्काउंट पर हैं। पीई हमारी या टू द लॉन्ग टर्म एवरेज इट्स या 6.2 6.3, पिछले 10 साल का एवरेज 7.5 है। यस, तो वी आर चीप ऑन वैल्यूएशंस। और अगर हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात करें तो आई थिंक काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है और एक्सपेक्टेड है कि ये बरकरार रहेगी। तो दीज आर आई थिंक गुड कंडीशंस टू फॉर द मार्केट टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग, पर्टिकुलरली क्योंकि बजट में जिस तरह की मेजर्स आए हैं तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम डिसइंसेंटिवाइज हुआ है। नेचुरली मे बी एरियाज लाइक रियल एस्टेट या इक्विटीज को इनडायरेक्टली एक तरह से फायदा पहुंचेगा। जो जो लोग थोड़े से डिफेंसिव साइड पर हैं और डिविडेंड यील्ड उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली आई थिंक बैंकिंग सेक्टर विल बी वन जिसमें डिविडेंड स्टेबल रहेंगे। एंड आई थिंक अभी भी ज़्यादातर बैंक्स डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने डिफेंसिव ही रहना है तो दैट्स द वे टू गो। बट मेरी अपनी व्यू ये है कि अगर थोड़ा सा हम मीडियम टर्म व्यू लें, पाकिस्तान में मीडियम टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल रहा है राइट, साहिब साहब पिछले 10-15 साल में। लेकिन अगेन अगर हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें जो टॉप डाउन अगर हम बात करें तो ये स्टेबल हैं, तो हम शायद अगले 2 से 3 साल में अपना होराइजन लेके जा सकते हैं। राइट, और फिर अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरीज जो हैं वो शायद आउट परफॉर्म करें इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नॉट बिकॉज उनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से FY 26 में ग्रो करेंगी, बट शायद FY 27-28 में अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो आई थिंक फिर वो एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ ऑफर करेंगी, बट उसको मार्केट पहले से प्राइस इन कर लेगी। तो राइट, उसमें सीमेंट सेक्टर आई थिंक एक है जो आई फील के अभी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम चल रही है उनकी वैल्यूएशंस, और अर्निंग्स ग्रोथ फिर बहुत क्विकली वो डिलीवर कर सकते हैं। राइट, तो जो जो थोड़ा डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर इज फाइन। ऑयल इज आल्सो ओके अगर आप यकीन रखते हैं कि सर्कुलर डेट जल्दी रिजॉल्व होगा, दैट कैन बी अ बिग ट्रिगर। तो बैंक्स एंड ऑयल फॉर द मोर डिफेंसिव माइंडेड राइट, राइट, इन्वेस्टर्स। और जो थोड़ा सा 2 से 3 साल का एक
व्यू लेके चलना चाह रहे हैं, मीडियम टर्म, हाई रिस्क, हाई रिटर्न ऑब्जेक्टिव है उनका, तो देन आई थिंक द सीमेंट सेक्टर इज़ द वे टू गो। ग्रेट, ग्रेट। रज़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बख्शी साहब और रज़ा। बख्शी साहब का जो ताल्लुक़ है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, वो आबाद के चेयरमैन हैं और उन्होंने तफसील के साथ बताया कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं और इस साल में उनकी तवक्कुआत किस तरह की हैं रियल एस्टेट सेक्टर से। आपने किसी हद तक जहाँ इत्मीनान का इज़हार किया, वहीं पर आपने कई खदशात का भी इज़हार किया। आपने फरमाया कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका ज़रूर एफबीआर ढूंढ लाता है कि जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन ज़रूर हो बिजनेसमैन के साथ, जिसको एफबीआर के चेयरमैन और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो अक्सर कहते नज़र आते हैं कि हम इसको डिस्करेज करेंगे, बिकॉज़ अगर रूल बेस्ड सिस्टम मौजूद है तो कानून पे अमल दरामद होनी चाहिए। एंड देयर इज़ नो नीड for an investor, for an account holder, for a taxpayer to interact with the FBI officials, but this is not the case when it comes to the new regulation, new system that is being introduced, जहाँ पे एक और नई टर्म इस्तिलाह इजाद कर दी गई है जिसका नाम है eligible filer। दिस इज़ समथिंग न्यू और इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि आखिर में कहीं ना कहीं आपको वो विंडो को फेस करना पड़ता है कि जहाँ पे दूसरी तरफ एफबीआर का ऑफिशियल बैठ के आपको पेन से एनओसी इशू कर रहा हो। आप कानून साजी ऐसी क्यों नहीं कर सकते? और कानून साजी की इनफैक्ट इस मामले में ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इन्फोर्समेंट की है और इन्फोर्समेंट पे इस दफ़ा की जो बजट तकरीर है वो भरी हुई है। बट डिस्पाइट दैट प्रैक्टिकली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेशन ऑफ द लॉ और फाइनेंस बिल की अंग्रेज़ी की राइटिंग, वहाँ पे हमें नज़र आता है कि वही पुराने हाथ जो हैं वो कार फरमाएँ। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रज़ा जाफ़री ने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया और उन्होंने बताया कि एवरग्रीन सीमेंट सेक्टर ने चलना है बिकॉज़ रियल एस्टेट सेक्टर फ्रेंडली बजट आया है। सर्कुलर डेट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चलना है बिकॉज़ आईएमएफ ने नोट दे दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट में नंबर मुख्तस हो गए हैं और जो बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट ने एक माहिदा भी साइन कर दिया है गवर्नमेंट के साथ। तो सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी चलेंगे। सो अगले प्रोग्राम में वी विल ट्राई कवर एंड कैप्चर कि बजट पास कैसे होता है और उसके बाद मार्केट की सूरत हाल कैसी रहती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।